अमेरिका की सरजमीन पर भारत के तमाम गंदे काम जो हैं वो बेनकाब हो गए। रॉ ने एक हिट स्क्वाड के नाम से एक चीज तश्कील दी है जिसमें वो दाऊद इब्राहिम है, चाहे उसमें छोटा शकील है, चाहे उसमें टाइगर मेमन है, चाहे उसमें अनीस इब्राहिम है, कोई भी आदमी जिसका ताल्लुक दी कंपनी से है, असैसिनेशन का ऐलान किया। बाकायदा एक रेट लिस्ट इशू हुई है जिसमें बाकायदा नाम के साथ प्राइस लिखी गई है। भारत का दुश्मन मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम, उनको टारगेट करने के लिए रॉ ने क्या रेट रखा हुआ है? $1.5 मिलियन। निखिल गुप्ता ने रॉ के कहने पर एक अमेरिकन शहरी पन्नू की सुपारी दी। आप इनके जो ऑपरेटिव पप्पू राम, मम्मू राम, लब्बू राम, ये जितने भी हैं, गोगा प्रसाद, ये जितने भी बैठे हुए, आप इनको देखें, ट्राई टू बी जेम्स बॉन्ड पोर्ट्रे विद एन एक्सेंट, बट जेम्स बॉन्ड कैन नॉट हैव एन एक्सेंट सर, यू नो दैट। CIA का हो, रॉ का हो या FBI का या किसी भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो किसी और मुल्क में हिटमैन के तौर पे किसी को असैसिनेट नहीं करेगा। हर एजेंट असैसिन नहीं होता। रेमंड डेविस क्यों था? वरना तो पाकिस्तान में किसी को भी वो हायर कर लेता ना, मोहम्मद अकील को हायर कर लेता, मोहम्मद बशीर को हायर कर। व्हाई देयर वाज रेमंड डेविस? रीजन क्योंकि पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी, उनके बारे में इंडियन मीडिया हुआ करता रहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि शहजाद भट्टी जो कि भारत का दुश्मन है, लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मरवा दिया। एक गैंग दूसरे गैंग को मैसेज भेज रहा है वहां से कि तू मेरे पास आ जाओ, तेरी बहन वॉर चली हुई है। दिस इज बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा लगता होगा बच्चों को जो देखते होंगे, लेकिन मेरे जैसा कि मैच्योर आदमी, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई जिंदगी में ये काम करते हुए, तो मुझे हंसी आती है। शहजाद भट्टी के पीछे इंडियन एजेंसी रॉ है या लॉरेंस बिश्नोई है? इससे पता चलता है मोदी की अकल और रॉ की कैपेसिटी। कामरान भी, आप रॉ की हिट लिस्ट पर हैं और आप जिस कंट्री में हैं इस टाइम पर, वहां पर रॉ के एजेंट्स की प्रेजेंस है। रॉ पीछे पड़ जाए तो क्या कर लेगी? मेरे पीछे पड़े हैं, व्हाट दे डू? दे कैन डू नथिंग। दाऊद के पीछे अरसा हो गया उनको पड़े हुए, क्या कर लिया? कुछ हुआ? कामरान फरीदी भी तो हिटमैन था। हाउ डू यू नो दैट? तुम्हारे पास मोसाद की आर्काइव है। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की कि इंडिया का रॉ का हिट स्क्वाड कौन सा है, किस तरह से इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयाँ करता है, इंडियन एजेंसी किस तरह से अमेरिका में बेनकाब हुई। हमने ये बताया कि भारत का दुनिया के सामने जो एक मकरू चेहरा है वो किस तरह से सामने आया, अमेरिकन शहरी पन्नू के पीछे इंडिया क्यों पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी से इंडियन एजेंसीज क्यों डरती हैं, और आज के दिन पे इंडियन एजेंसी रॉ की हिट लिस्ट पर कौन कौन लोग हैं और उनके लिए भारत की प्लानिंग क्या है। ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। कामरान भी, पिछले हफ्ते इंडिया को आलमी सतह पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका की सरजमीन पर भारत के तमाम गंदे काम जो हैं वो बेनकाब हो गए। हमने देखा कि एक इंडियन शहरी निखिल गुप्ता गिरफ्तार होता है, अमेरिका में उससे इंटेरोगेशन होती है और इंटेरोगेशन में ये बात सामने आती है कि निखिल गुप्ता ने रॉ के कहने पर एक अमेरिकन शहरी पन्नू की सुपारी दी। आज के पॉडकास्ट में हमें ये समझाएं कि ये पूरी गेम क्या है और इंडियन स्पाई एजेंसी एक अमेरिकन शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाना क्यों चाहती है, पीछे पूरा प्लान क्या है। असल में भाई, ये जो इंडियन शहरी आप किसकी बात करें, चेकोस्लोवाकिया, वो इंडियन शहरी नहीं था, ये वॉज रॉ ऑपरेटिव। ये रॉ का ऑपरेशन था। कोई इंडियन शहरी को कुछ नहीं पड़ी किसी को मरवाने के लिए। ये बात सारी बात स्टेट डिपार्टमेंट, उसके बाद FBI ने, उसके बाद इवन कनाडा में बात रिवील हो चुकी है कि ये बाकायदा तौर पे एक रॉ ने एक हिट स्क्वाड के नाम से एक चीज़ तश्कील दी है जिसमें वो दुश्मनों को अपने, जिसमें लिस्ट है, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी पाकिस्तान इंटरनल कैटेगरी है, एक कैटेगरी खालिस्तान मूवमेंट है जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान से मदद लेती है, एक कैटेगरी कश्मीर कैटेगरी, वो सेपरेट कैटेगरीज में आती हैं। वो तो 3 डिफरेंट कैटेगरी में इन्होंने ये असैसिनेशन का ऐलान किया। और पूरी दुनिया में, यानी जहाँ जहाँ से ये हायरिंग कर सकते थे, मशरक़ वस्ता के ममालिक में, सारी बातें खुल के नहीं कह सकता, लेकिन मशरक़ वस्ता के ममालिक में बाकायदा तौर पर रिक्रूटिंग की, और उन्होंने फिर यूरोप में जो इनके स्लीपर सेल्स हैं वहाँ पर, और एक बहुत बड़ी फंडिंग। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कुछ लतीफ़े भी हुए, वो लतीफ़े आपको बाद में बताऊंगा इनके साथ क्या हुए, टोकन मनी के। तो यहाँ से जो सबसे पहली बात, ये जो कनाडा वाला मसला है, तो इन्होंने जो टारगेट, वो सिर्फ एक, उसकी वजह यह थी कि वो जो खालिस्तान मूवमेंट से इनकी दुश्मनी है, जो बड़े टारगेट जो अचीव किए, उधर ही बात इंदिरा गांधी का जो कत्ल था, वो बहुत बड़ा टारगेट था खालिस्तान मूवमेंट का। उसके बाद फिर इन्होंने पकड़ दकड़ गोल्डन टेम्पल पे बहुत बड़ी तादाद में हमले हुए, सिखों के ऊपर इन्होंने मारना कूटना शुरू किया, बड़ी तादाद सिखों की कनाडा मूव हो गई, अमेरिका कनाडा मूव हो गई, कुछ यूरोप चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी माइग्रेशन जो थी वो कनाडा की थी। तो
जब से ये दुश्मनी जो है चली आ रही है, अब उसके बाद वो मूवमेंट बड़ा डाई डाउन होगी। अब जो उन्होंने दो टारगेट, जो उन्होंने एक कनाडा और एक अमेरिका में जो टारगेट जिन्होंने उसको पॉइंट किया, उनका सिर्फ और सिर्फ जुर्म ये है अली भाई, सो यू नो दोस गाइस आर नॉट टेररिस्ट। ऐसा नहीं है कि वो कोई टेररिस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अमली तौर पर कोई कदम कर रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के, यानी वो कुछ लाइक स्पीचेस अपनी, या अपने ख्यालात को, या किस तरह की हम किस तरह ये इंडिया की हुकूमत से के खिलाफ जुल्म कर रही है, वो सिर्फ दिस देयर वर्क। लेकिन चूंकि मोदी को ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई इसके खिलाफ कोई बात करे, या इसकी इसको, और सो इट्स अ फुलिश थिंग। मैं आप खुल के बोलता हूँ, सच्ची बात है कि ही डिड अ वेरी स्टूपिड थिंग। स्टूपिड थिंग इस लिहाज से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज, यानी असैसिनेटिंग अ स्टेट एनिमी ऑन अ फॉरेन ग्राउंड, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग इन एनी वे। और वो एक ऐसे आदमी के लिए उन्होंने जाया कर दिया जिसका जिसका कोई हैवी वेट, इसका कोई वजन ही नहीं है। यानी अगर ये होता कि, अब मैं आपको लिस्ट बता दूंगा पाकिस्तानियों की, इनके पास जो लिस्ट है, आई मीन जो भी है, लंबी एक लिस्ट है। तो आपको अंदाजा ही होगा कौन हो सकते हैं उसमें, वो लश्कर तैयबा और हरकत मुजाहिदीन हो, कोई भी हो। तो वो उनके जो लोग हैं, वो जारी बात दैट मैटर्स, कि अगर आप उनको हिट कर रहे हैं और इतने चीज़ों को, रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े रिसोर्सेज को बहुत छोटे टारगेट के लिए, इसका नथिंग टू डू विद इट, सिर्फ वो वीडियो बना के डाल मोदी के खिलाफ। एंड ही हायर्ड समबडी, उन्होंने चेकोस्लोवाकिया से एक बंदे को हायर किया। वो रॉ का जो ऑपरेटिव है, उसने एक दरख्वास्त दी। वो बेसिकली जिससे वो बात कर रहा था अली भाई, सो वो डीईए से बात कर रहा था, डीईए के इन्फॉर्मेंट से। डीए इन्फॉर्मेंट ने डीए एजेंट को लेके आया अंडरकवर से बात करके, एंड ही रिवील हिज आईडी ऑफ एज बीइंग अ रॉ ऑपरेटिव, और यूनिफॉर्म की तस्वीरें भी लीक कर दी। तो देन अमेरिका रियलाइज के भाई ये तो रॉ इज ट्राइंग टू डू इट। उससे पहले कनाडा में कई दफा हो चुका है ये लीक। सो दिस इज व्हाट हैपन। और एक बहुत छोटे टारगेट के लिए एक बहुत बड़ा मामला खराब हुआ। बट आई वांट यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन के, और कहाँ मुल्कों में और किसके खिलाफ ये ऑपरेट करते हैं, और ये कहाँ कहाँ चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम एक्टिवली अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन ऑल द टाइम। बिल्कुल कामरान भी इस पर आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और डीप डाइव करें इस केस को, इस केस में वकास यादव का नाम आ रहा है, जो कि इस टाइम पर इंडिया में है। अब वकास यादव रॉ का एक एजेंट है जो 2023 में यूएस में था। मुझे एक चीज़ समझाएं, अब इंडिया का एक एजेंट, रॉ का एजेंट जो है, वो यूएस में किस कवर में क्या काम कर रहा था? और निखिल गुप्ता की अगर बात करें, निखिल गुप्ता ने ऐसी क्या बेवकूफ़ियाँ की, भंड मारे, गलतियाँ की कि रॉ का पूरा एक प्लान जो है वो अमेरिका में बेनकाब हो गया। देखें, पहले तो ये बात बता देता हूँ कि ये जो 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 कवर होते हैं, वो कवर बेसिकली, जिसमें दो टीयर होते हैं, एक एम्बेसी कवर होता है, एक नॉन एम्बेसी कवर होता है। यानी अगर इंडियन एम्बेसी में जो जो कवर एम्प्लॉय हैं, वो अंडर इम्यूनिटी होते हैं, और उनके पास, जैसे रेमंड डेविस हमारे पास था, वो कवर इम्यूनिटी में था, बट ही वॉज नॉट ऑपरेटिव, ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो उसके साथ मसला ये था कि, अब ये मैं इसलिए ज़्यादा इन डिटेल में जाता नहीं वाली भाई, लोगों को समझ आती नहीं है। 2% लोगों को समझ में आती है जब मैं इस मोड में जाता हूँ। इस मोड में, जब मैं जाहिल मोड में रहता हूँ तो, और अगर मैं टेक्निकल डाइव डाइव करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। खैर, अब सिंस यू आस्क, इसका एक टेक्निकल कवर ये होता है कि अगर आप ओपी ऑपरेटिव है, अंडर कवर ऑपरेटिव है, या तो अगर उसको फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं डाल सकते, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि ही कैन नॉट ऑपरेट आउट ऑफ द एम्बेसी। उसके लिए फिर उसको परमिशन चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं कि एज अ स्टाफ लेके आते हैं, एज अ हेल्पर और स्टाफ, जिसको बेसिकल इम्यूनिटी तो नहीं है, लेकिन ही कैन ऑपरेट विदाउट द रेडार, वो रेडार के बगैर घूम सकता है। सो लिहाजा मामला ये हुआ कि द पर्सन वॉज ऑपरेटिंग, उनके पास कोई कवर इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन उनका, मैंने ये रॉ का हमेशा ये देखा है कि दे लाइक टू डू ब्रैग एंड ओपन माउथ। ये लाउड माउथ होते हैं, ब्रैग होते हैं। इनका मैंने हमेशा से, जब से मैं इनको देख रहा हूँ, मैं यही एक चीज इनमें नुक्स के अलावा भी, एक नुक्स ये भी है, बुजदिली के अलावा, आई मीन बुजदिल होने के अलावा और अकल के ना होने के अलावा, एक और बड़ा ब्लंडर ये है कि दे लाइक टू बोस्ट। अब जाहिर बात है, अगर मैं कहूँ जेम्स बॉन्ड और इंडियन, तो वो आपके मैच नहीं होगा ना। अगर मैं आपको डुम डुम, अभी इंडिया से अगर आप तबले की बात आती है, बैकग्राउंड डुम डुम, या नाचने में ऐसे कोई चीज और, अगर इंडिया से, जेम्स बॉन्ड कैन नॉट बी इंडियन, इट्स नॉट पॉसिबल। बट लेकिन आप इनके जो, जस्ट मैं मिसाल दे रहा हूं, आप इनके जो ऑपरेटिव या एक्स ऑपरेटिव, या ये जो पप्पू राम, मम्मू राम, लब्बू राम, ये जितने भी हैं, गोगा प्रसाद, ये जितने भी बैठे हुए हैं, आप इनको देखें, ट्राई टू बी जेम्स बॉन्ड पुट्रे विद एन एक्सेंट। बट जेम्स बॉन्ड कैन नॉट हैव एन एक्सेंट सर, यू नो दैट, इट इज वेरी वेरी बैड दैट जेम्स। तो मसला ये होता है कि ये क्या करते हैं, जब ये ऑपरेटिव हो जाते हैं, रॉ के लिए साइन होते हैं, डेस्क साइन होते हैं, लेकिन ये
अपने आप को, वो जो अंडर कवर मोड होता है उसमें रह नहीं सकते, फॉर सम रीजन दे रिवील, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू। सो जहां तक आप ब्लंडर्स की बात कर रहे हैं, विदाउट डाइविंग डीप इनटू टू डम डिटेल्स, कि इन्होंने जिस अंडरकवर से ये बात कर रहे थे, डीईए का नहीं था वो, बाद में एफबीआई अंडरकवर था, टीओ द केस टू एफबीआई, स्टेट डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट्स मौजूद थी, एंड ही रिवील हिज आइडेंटिटी एज अ रॉ ऑपरेटिव। ना सिर्फ उसने रिवील की, बल्कि उसने ही कम्युनिकेटेड ऑन मेनी अदर वेज। ब्लंडर्स, ओवर ब्लंडर, जब आप कभी भी असैसिनेशन प्लॉट करते हैं तो आप कभी भी थर्ड पार्टी को इस तरह नहीं देते जिसको आप जानते नहीं है, इवन अगर आप सोर्स को जानते हैं। सो द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द सेंचुरीज, आप कभी भी एक गवर्नमेंट, आप जस्ट कोई गवर्नमेंट अगर असैसिनेशन प्लॉट करती है, तो अगर उसके पास ये लग्जरी नहीं होती कि वो अपना ऑपरेटिव भेज सके, मेजोरिटी के पास होती है ये लग्जरी कि वो अपना ऑपरेटिव भेजते हैं, इतने इतने सेंसिटिव लेवल पे जब आप जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये लग्जरी नहीं होती, तो फिर आप कोई नया अटेम्प्ट नहीं करते, यू डोंट गो फॉर समथिंग न्यू, यू गो फॉर समबडी हु हैव बीन देयर और डन इट। यानी ये मौके की मुनासबत से कि उसने किया हुआ है काम पहले, यू जस्ट डोंट ब्लंडर, कि आपके पास एक सोर्स मौजूद है। और उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात, सोर्स को साइज अप करना। गॉट अंडरस्टैंड, अगर इनके पास एक सोर्स मौजूद है जो जो इनके साथ राब्ते में है, एनी वाज अंडर कवर एज सोर्स एज वेल, सो बेसिकली वाज प्लेइंग बोथ साइड, दोनों तरफ विकेट के खेल रहा था। तो जो ऑपरेटर था वो इतना बड़ा गधा था कि उसको साइज करना नहीं आता था। हम लोग जब जब बात करते हैं, क्योंकि आपने मुझे शायद इसीलिए मुझसे सवाल किया है कि मैं इस मामलात को जानता हूं, तो अगर मुझसे कोई ये सवाल करता है, तो मैं जिस आदमी को मैं असैसिनेशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ, तो मैं जाहिर बात है उससे कुछ क्वालिफाइड क्वेश्चन करूंगा। उसकी उस क्वालिफाइड क्वेश्चन से मुझे उसकी ये आइडिया हो जाएगा कि ये केपेबल है करने के या टास्क करने के नहीं है। और अगर मुझे टीओ करता है, हमारे जमाने में टीओ कहते हैं ट्रांसफर ओवर, ट्रांसफर वर्ड एक कोड वर्ड इस्तेमाल होता है कि टीओ कर रहा है, अगर वो मुझे टीओ कर रहा है यानी वो किसी और को लेके आ रहा है, तो 99% डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप एक ह्यूमन सोर्स को पेरोल पे लेते हैं या हायर करते हैं और उसको टास्क देते हैं और वो कहता है मैं किसी और को भेज रहा हूँ। अगर वो करता है तो वो 99.9% सेटअप होता है, और ये दुनिया की हर एजेंसी को ये बात पता है। लेकिन रॉ का ब्लंडर आप देखिए कि उस सोर्स को जो खुद केपेबल नहीं था, उसने टीओ किया अंडर कवर एजेंट को, जो कि असाइन डेस्क एजेंट था, और इनको आइडिया नहीं हुआ रही है उससे उससे भी बात करते रहे एज अ। तो ये मेरा ख्याल है इंसानी तारीख का एक नहीं, सॉरी, गलत कह गया, गधों की तारीख का एक अलमनाक वाकया ही है कि कोई somebody डू समथिंग दैट स्टूपिड एंड ब्लंडर। यानी अगर मैं एफबीआई में ये किसी को बात बैठ के हम लोग ऑफिस में कर रहे हो, तो लोगों को हंसी नहीं आएगी इस लतीफे पे, बल्कि आंसू आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज हाउ बैड इट इज। कामरान भी, अब एक एजेंट जो है वो सीआईए का हो, रॉ का हो, या एफबीआई का, या किसी भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो किसी और मुल्क में हिटमैन के तौर पे किसी को असैसिनेट नहीं करेगा, या वो किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के मफाद के लिए वहाँ के गैंगस्टर को हायर करेगा, हिटमैन के तौर पर यूज़ करके उससे असैसिनेशन करवाएगा, क्योंकि इस केस में भी $15,000 दिए गए, सुपारी दी गई उसे मरवाने के लिए। नहीं अली भाई, गुड क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज वेयर आई शाइन। देखिए, देर उसकी दो कैटेगरी होती है। अगर अब जैसे दो एजेंसीज हैं, एक तो होती है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे एफबीआई इज अ लॉ एनफोर्समेंट, दे एनफोर्स द लॉ फेडरली, दे हैव उनका अपना इंटेलिजेंस विंग है। फिर उसके बाद एक प्योरली इंटेलिजेंस होती है, उसको सीआईए कहते हैं। इसी तरह से जब हम इंडिया की बात करते हैं, मतलब सीबीआई है, जो कि इक्वल वर्जन ऑफ, या पाकिस्तान में एफआईए कह लीजिए, सेम चीज। हालांकि एफआईए का आई डोंट थिंक कि उनका कोई ऐसा विंग नहीं है, लेकिन बस मिसाल दे के समझा रहा हूँ। तो सीबीआई का भी अपना एंटी टेररिज्म सेल है, एंड देन दे हैव रॉ जो प्योरली मुल्की मफाद के लिए काम करती है। तो गुड क्वेश्चन। सारी दुनिया में जो जो एजेंसीज होती हैं, चाहे वो, जब एडवांस की बात करूं, आप मुसाद, क्योंकि नंबर तीन तीन अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, मुसाद, सीआईए, MI6, तो एब्सोल्युटली अगर कोई इस लेवल की कोई चीज़ होती है तो उनको पता होता है कि इसके आफ्टर मैथ क्या है, तो वो कभी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। अगर थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते भी हैं तो वो कुछ अलग तरह के असैसन्स होते हैं। वो जो असैसन होते हैं वो लोग कोई गैंगस्टर नहीं होते, कोई मल्लू राम पल्लू राम नहीं होते, कोई छुरी मार मोदा टल्ली शीदा माउजर नहीं होते। दोस गाइस, उनका उनके पास एक्सेस होता है ऐसे ग्रुप्स का जो सिर्फ सिकारियो जिसको कहते हैं हम, या सिकारियो, स्पेनिश सिकारियोज हैं, यहाँ पे मैक्सिकन हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, हिट का ही काम करते हैं। और लेकिन वो, आपको बाद में अमाउंट की बात भी मैं आपको रो देता हूँ उसके बाद।
और तो उनके पास अगर अगर इन केस अगर एक्सेस नहीं है तो दे हायर समबडी। अब आपको फिर मैं मिसाल देता हूँ ना, आप देखिए पाकिस्तान में रेमन डेविस क्यों था, वरना तो पाकिस्तान में किसी को भी वो हायर कर लेता ना, मोहम्मद अकील को हायर कर लेता, मोहम्मद बशीर को हायर कर, वाई दे वाज रेमन डेविस? रीजन, क्योंकि वो आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री कभी किसी और से नहीं करवाते, क्योंकि इसको डर्टी लॉन्ड्री इसलिए कहते हैं, डर्टी लॉन्ड्री की जब डर्टी लॉन्ड्री खुलती है तो बदबू आती है, जैसे अब मोदी के साथ हुआ, इसकी डर्टी लॉन्ड्री खुल गई। तो ब्लंडर देखिए, अकल की कमी और जाहलियत का और ये नहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ आती हैं, मुझे ज्यादा आती हैं क्योंकि मेरा काम है ये। एक आम आदमी को शायद इतना सिवियरिटी ना पता हो, लेकिन आपने पूरी जो है वो मुल्क की बका दाव पे लगा दी एक स्टूपिड चीज करके। सो आंसर योर क्वेश्चन, हर सिविलाइज्ड एजेंसी, हर एजेंट असैसन नहीं होता, ये नहीं होता कि हर एजेंट इज असैसन, लेकिन देर आर एजेंट्स हु आर असैसन, देर आर पीपल जो स्लीपर सेल में होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो असैसन्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसकी अपनी डिपेंड करता है कि आपके टास्क कौन सा है, कितना हायर टारगेट है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला। अब जो साउथ अमेरिका में पूरी वाइप आउट किया कार्टेल को, वो असैसिन्स के थ्रू किया था, दे असैसिनेट एवरी वन ऑफ देम, वो सीआईए के असैसिनेशन टीम थी, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन कुछ जो वो सीआईए के अपने लोग थे, तो लिहाजा रॉ के पास असैसिनेशन टीम नहीं है, ये मैं आपको खुले दिल के साथ बता रहा हूं। लेकिन रॉ जो है वो दुनिया भर से हायरिंग करती है, मैंने आपको मिडल ईस्ट का नाम लिया, कोई वजह है जो लिया है ना अली भाई? आई मीन आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अफगानिस्तान, अब इनके दो जगह हैं, एक मिडल ईस्ट, दो ग्राउंड पे ये बहुत ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं, एक मिडल ईस्ट से बहुत हायर कर रहे हैं और एक अफगानिस्तान से, क्योंकि मिडल ईस्ट में इनके पास ये एक वाहिद जगह है जिनके पास पाकिस्तानी को एक्सेस है, जो पे पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कर सकते हैं। अफगानिस्तान में चूंकि वो अफगानिस्तान से बॉर्डर है और अफगान का साथ दे रहे हैं, सो दो जगह से जो बड़ी हायरिंग इस वक्त हो रही है, इस वक्त एज वी स्पीक, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, वो अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट, पाकिस्तान। तो इनके पास असैसन होते तो फिर ये इतने लंबे बड़े तादाद में हायरिंग क्यों करके इतने मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम लगाते और टोकन मनी देते हैं ये? अली भाई, सो ये जो जो आपने बताया कि $15,000 दिए हैं, कोई भी असैसन जो है वो $15,000 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता। ये हर आदमी को जो इस काम से मुंसलिक है ना, उसको पता है ये बात। 15,000 में एक मियाँ भी जो बीवी का मर्डर कराना हो, तो वो कैटेगरी भी नहीं मिलती $15,000 में। एनी डाउन पेमेंट की बात करना, असैसिनेशन प्लॉट में इट इज 50 अप फ्रंट, 50 ऑन द बैक एंड। तो ये यूजली बहुत छोटे लेवल पर अगर तो $1,00,000 से शुरू होती है। गन्स फॉर हायर प्रोफेशनली 100,000 से शुरू होता है, ये काम शुरू होता है, इट गोज एज हाई एज $1 million to $2 million जो प्रोफेशनल काम करते हैं। सो ही शुड हैव नोन कि मैं 15,000 में कचरा हायर कर रहा हूं। अब ये भी यहाँ पे यही करते हैं ना, जब रॉ हायर करती है मिडल ईस्ट में या अफगानिस्तान में, जब किसी को टोकन देते हैं, या पाकिस्तान में भी ये सोशल मीडिया के थ्रू एक लहर चली थी कि लोगों को हायर कर रहे थे, किसी को 15,000 रुपए दे देंगे, किसी को 20,000 रुपए दे देंगे, ये ढूंढ रहे थे शासन 15, लोगों ने ले लिए, वापस काम पे गए नहीं। कामरान भी, अगर हम फ़र्ज़ करें रॉ का ये गधा एजेंट वकास यादव निखिल गुप्ता के ज़रिए अगर किसी डीए या अंडर कवर एजेंट की बजाय किसी असैसिन को, हिटमैन को हायर कर लेता और ये असैसिनेशन कामयाब हो जाती, तो तब क्या होता? और हमने पहले भी बात की हुई है कि माजी में एफबीआई और रॉ ने जॉइंट ऑपरेशन किए हैं और अमेरिका में दूसरी एजेंसीज जो हैं उनके एजेंट्स की भी प्रेजेंस होती है। तो अमेरिकन एजेंसीज किस तरह से चेक एंड बैलेंस करती है, स्क्रूटनी करती है, कैसे इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि उनकी सरजमीन पर इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हों? अली भाई, एजेंट पर तो नजर होती है, जाहिर बात है, एजेंट्स में ये वो नहीं था, उस कैटेगरी में नहीं था कि आप जिसको एजेंट कह सकेंगे, सब कैटेगरी में था। मैंने आपको मिसाल दी थी इसीलिए शुरू में कि एक तो वो होता है जो अंडर की, इसीलिए ऐसे लोग जो जो इस्तेमाल होते हैं वो कवर इस्तेमाल में इसलिए होते हैं कि वो दे कम एज नॉट एन एजेंट, वो एज अ हेल्पर आते हैं। यानी इनके जो वीज़ाज जो होते हैं, डिप्लोमेटिक वीज़ा भी है या नॉन डिप्लोमेटिक है, तो वो डिप्लोमेटिक वीज़ा का सब सब होता है। जैसे अगर एक एक फैमिली है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर एम्बेसी का स्टाफ आ रहा है तो वो डिप्लोमेटिक वीज़ा पे आता है, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में होते हैं, अगर वो कुछ कर दें तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी होती है। लेकिन होता यह है कि अगर वो नौकर लेके आ रहा है तो फिर वो डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं आता, बल्कि वो हेल्पर वीजे पे आता है। सो इस किस्म के जो लोग आते हैं वो उस वीजे पे नहीं आते, यानी ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वाले वीजे पे नहीं होते, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे नहीं आते, क्योंकि उन पर नजर रखी जाती है, एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा। तो ये जो हेल्पिंग होते हैं, या ये अननोन या B1 B2 या विजिटर वीजे पे वाले होते हैं, या HMB1 पे आते हैं, कभी कभार ये H1, कभी कभार HMB1 पे आते हैं या H1 पे आते हैं, जो कि वर्क वीजा होता है, उस पे अगर जब आते हैं तो उस पे जारी बात है पता नहीं होता। सो ही वॉज ऑपरेटिंग आर देयर ऑन दैट। लेकिन
जो जॉइंट ऑपरेशंस एफबीआई करती है, अब उसको हॉल्ट लगा दिया इस मामलात के बाद से। जॉइंट ऑपरेशन को हॉल्ट लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है। कनाडा में तो ऑलरेडी हो गया था, अमेरिका में बहुत बड़ा ब्लो बैक है कि अब जो है वो उसको दूसरी तरीके से देखा जा रहा है। दे नॉट अलाउड इन द बिल्डिंग, उनको अब अलाउ ही नहीं है बिल्डिंग्स में आना, उनको अलाउ नहीं है ऑफिस में आना। अब इनकी एंट्री जो है वो एज वी आफ्टर ऑल दिस ब्लंडर, उनकी का सारे जॉइंट ऑपरेशंस जो है वो बंद हुए हैं। कोई भी जॉइंट ऑपरेशन नहीं चल रहा, नॉर दे आर अलाउड एनीवेयर इन द विसिनिटी। यानी विसिनिटी का मतलब कि अगर आप ऑपरेटिव हैं तो आप अलाउ नहीं है कि इतनी विसिनिटी के एक सर्टन माइल्स, स्क्वायर माइल का रेडियस दे दिया है कि आप इस, ये अमेरिका करता ही है। ये रॉ के ये इससे पहले मुसाद के साथ हुआ था, जब ये मुसाद ने एक दो दफा ये किया कि इन्होंने गिफ्ट दिए थे, उसमें बग करने की कोशिश की थी। एफबीआई के ऑफिस को उन्होंने बग किया था, या एजेंट को रिक्रूट करता, फिर एफबीआई को उनको ही बोलते हैं डोंट कम अलाउड। सो उसके बाद से ये सेम थिंग विद मुसाद। अब क्योंकि मुसाद और रॉ यानी दूसरे के भाई भाई हैं, अब इनके साथ भी हो रहा है। आपको सो मोसाद इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट। अभी एफबीआई और सीआईए की किसी भी बिल्डिंग हेडक्वार्टर में इनको थर्ड पार्टी जगह लेके जाया जाता है। अब रॉ के साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा कि दे नॉट अलाउड एनी मोर। अब उनको अलाउ नहीं है किसी भी बिल्डिंग में एंटर करना। कामरान भी, अगर हम आपके केस की बात करें, आपका डी कंपनी का केस जो कि रॉ और एफबीआई का जॉइंट ऑपरेशन था, अब माजी में दोनों एजेंसीज ने मिलकर काम किया, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे। तो अब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया की पोल क्यों खोल दी? अभी तो ये ऑपरेशन जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, किसी की असैसिनेशन नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। नहीं 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 नहीं, देखें अमेरिका में एग्जीक्यूट तो बहुत बड़ी बात होती है करना। कॉन्स्पिरेसी इज अ क्राइम। हम आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकते आप। अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी लॉ है। कॉन्स्पिरेसी लॉ में ये होता है कि अगर आपने सिर्फ मुझसे फोन पे बात करके मुझसे ड्रग कमिटमेंट कर लिया है, तो यू अंडर कॉन्स्पिरेसी लॉ। अब वो खत्म हो गई बात। यू डोंट हैव टू शिप और सेंड द ड्रग। आप पे वही कानून लागू होगा जो भेजने का लागू। यू डोंट हैव टू। कॉन्स्पिरेसी लॉ इज क्रेजी, स्पेशली जब एक मुल्क की गवर्नमेंट या रॉन बाबा। जहाँ तक बात है हश हश या खामोशी रखने का, अमेरिका की एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि यहाँ पर जुडिशनल सिस्टम, लॉ और पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो अलग लॉबीज है। दिस इज नॉट पाकिस्तान कि आपको मसलहत से काम लेना पड़ता है, या फला मसला है कि डिप्लोमेसी। देयर इज नो सच थिंग। यहाँ डिप्लोमेसी होती नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज डिप्लोमेसी। अगर आपने चोरी की है, कत्ल किया है, मर्डर किया है, यू गोटा डील विद द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। लीगल सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। लीगल कॉन्सिक्वेंस, फॉरगेट व्हाट योर पॉलिटिकल, वो नहीं आता कि हमारे क्या मफाद हैं फला मुल्क के साथ। ये दिस इज हैपन इन पाकिस्तान। नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट वहां पे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वहां चलता है, यहाँ नहीं चलता। जब केस आया, लॉ एनफोर्समेंट को किसी से बोलने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट को पता भी नहीं होता है। कोई किसी कांग्रेसमैन को, किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता होता कि व्हाट एफबीआई इज डूइंग। दे डोंट, उनको आंसर नहीं करना पड़ता। उन्होंने केस कंप्लीट किया, केस बनाया, पब्लिक कर दिया, एंड देन गिव इट टू स्टेट डिपार्टमेंट जो कि एम्बेसी से डील करता है, जिसके डिप्लोमेटिक ये आखिर में होता है, बिल्कुल एंड में जाके होता है कि वो केस बनाने के बाद, हर चीज करने के बाद। और कॉन्स्पेरेसी इज मोर देन इनफ कि अगर आप अमेरिकन सॉइल को यूज कर रहे हैं टू अचीव अ टारगेट, तो वो कॉन्स्पेरेसी ही काफी है उसके लिए। उसके बाद जब उन्होंने केस बनाने के बाद, क्लोजर करने के बाद, फिर उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को दिया कि लिसन, दिस इज व्हाट दिस गाइस आर डूइंग। वो एंड में हुआ बिल्कुल जाके, एंड दिस इज व्हाट। सो इसलिए ये मुल्कों में कानून इसलिए है, कानून का बोलबाला, कि यहाँ अब पाकिस्तानियों के जहन, आपके जहन में, मुझे तो जहन में भी नहीं आई ना ये बात जो आपने सवाल किया ना। मेरे तो, क्योंकि मैं वहां के हिसाब से सोचता हूँ या वहां रहा हूँ पूरी जिंदगी, तो ये जो आपने सवाल किया ना, मुझे फिर ख्याल है आपने की। पहले मैं सोच रहा कि क्या क्या रहे हैं अली भाई, फिर मुझे ख्याल है इसलिए कि पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि वहां ये होता है। लेकिन ये लंदन में नहीं होता, ये यूके में नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ये न्यूजीलैंड में नहीं होता, ये अमेरिका में नहीं होता, ये दुनिया के किसी भी ढंग के मुल्क में नहीं होता। ये यहां होता है या वहां होता है। सो लिहाजा टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज नो सच थिंग एज डिप्लोमेसी। जहां तक अमेरिका की बात है कि अमेरिका ने पोल खोल दिया या ये कर दिया, सपोज टू डू इट टू मेक हिम फील लाइक एन इडियट। लेकिन एक और चीज होती है, इसको बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। उससे नुकसान ये होता है कि अब अमेरिका की जो ट्रेड डील है इंडिया के साथ, अब वो जो ट्रेड डील है उसको, वो ट्रेड डील, वो सेंट्स ऑन अ डॉलर नहीं मिलेगा। दे गोना गेट अ लोअर रेट ऑन रिटर्न। दे हैव टू, और उसको वो एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है अब। सो अब जो जो सकर डील, अगर कोई भी, जो कि ट्रेड डील तो खत्म नहीं होने वाली, ऐसा नहीं है कि वो अपने राब्ते या कोई चीजें छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका जो अपर हैंड है वो अमेरिका के पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। और जितनी भी डील्स होंगी वो बेस्ड ऑन इस चीज पे होंगी कि यू हैव ट्राई टू स्पॉइल द थिंग
अब ज्यादा तमाशा बनेगा तो ज्यादा ये होगा, तो लेट्स सिट डाउन एंड डू अ ट्रेड डील, और उससे बेनिफिट होगा ज्यादा अमेरिका को और इंडिया का ज्यादा नुकसान होने वाला है। एंड दे लुक लाइक एन इडियट एनीवे, बट यू नो। कामरान भी, अब इस केस में निखिल गुप्ता जिसने सुपारी दी थी डीईए के अंडर कवर एजेंट को, उसने तो अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया, वो तो मुजरिम साबित हो गया, अनकरीब उसे सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन निखिल गुप्ता ने जिसके कहने पर ये सारा काम किया था वो रॉ का एजेंट विकास यादव, जो कि इस टाइम पर इंडिया में है। अब इंडिया कहता है उसके बारे में कि वो अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता, और इंडिया ने उस पर एक क्रिमिनल चार्ज भी लगा दिया। लेकिन अमेरिका में अगर सज़ा मिल रही है निखिल गुप्ता को, तो क्या वकास यादव को अमेरिका में सज़ा मिलेगी, और क्या इंडिया हवाले करेगा अमेरिका को? नहीं 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 नहीं, सो यू नो, आप, मैं सेंटेंस की बताता हूँ, उस पर मिनिमम मैंडेटोरी जो मिनिमम मैंडेटोरी वो 40 साल ईच है, 40 years ईच, ये मिनिमम मैंडेटोरी है उसका। अच्छा, हुआ ये कि आपने आपने सही पकड़ा है उसको, रिसर्च को, कि उसने कन्फेस्ट कर लिया, टू कन्फेस टू हिज क्राइम, क्योंकि पहले उसने प्लीड नॉट गिल्टी किया था। ही प्लीड नॉट गिल्टी, जब वो नॉट गिल्टी करते हैं तो वो क्यों, मसला क्या होता है कि देन यू लुकिंग एट लाइफ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस कुड बी लाइक डबल लाइफ, ट्रिपल लाइफ, 4 लाइफ, 3 लाइफ। लेकिन ये प्लीड जब आप डील करते हैं तो मिनिमम मैंडेटोरी 40 साल, यूल प्रॉब्ली हेयर अ सेंटेंस 30 से कम नहीं आएगा, 30 to 40 year सेंटेंस होगा, एंड यू हैव टू सर्व ऑल दैट। कुछ लोग ये समझते हैं कि फेडरल सिस्टम में डे एंड नाइट काउंट होता है, तो आधा लोग हिसाब लगाना शुरू करना, नॉट ट्रू। मैं फेडरल सिस्टम में रहा हूँ, फेडरल सिस्टम में एक दिन 24 घंटे का होता है, तो अगर आपको 30 साल के साथ, तो वो 30 साल ही काटने पड़ते हैं। हाँ, आपको अच्छे किरदार की बिना पे 15% जो है, 15% जो सेंटेंस, आपको 85% डिडक्शन हो जाती है, यानी 15% डिडक्शन होकर 85% करना पड़ता है, अगर आप प्रोग्राम्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहां पे, यानी कि आप देखा कि आप प्रोडक्टिव शहरी बन गए, जेल में लोगों को पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब ये हिंदू से क्या पढ़ेगा कोई, वहां गीता तो पढ़ेगा नहीं कोई, तो ये तो पढ़ा नहीं सकता, इसको जूते पड़ेंगे। सो दे नॉट गोना गेट द, ये जो इम्यूनिटी होती है 15% वाली, ही हैव टू डू 30 to 30 करना पड़ेगा, 35 to 35 भी करना पड़ेगा। तो यूल हेयर दैट, इसकी सेंटेंसिंग में आ जाएगा ये। जहां तक बात है कि एक्सट्रेडिशन की, इंडिया एक्सट्राडाइट करेगा, इंडिया का भी एक्सट्राडाइट नहीं करेगा। जैसे कि वो हम अपने कानून के तहत सजा दे रहे हैं, इज गोना गेट डिसअपीयर्ड, बोलेगा भाग गया यहाँ से, या तो वो भाग गया यहाँ से, फिर ये टाल मटोल करके दे नॉट गोना हैंड इट, ये नहीं, एक्सट्रेडिशन नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। चेकोस्लोवाकिया से इसलिए होगी थी कि वो अंडर डिफरेंट रूल्स आता है, लेकिन ये कि इंडिया से एक्सट्रेडिशन कभी नहीं होगी, मार्क माई वर्ड। ही नेवर गोना गेट पनिश फॉर व्हाट ही डिड, क्योंकि अगर वो होता भी है, सो व्हाट गोना हैपन। अब इंडियन का मसला क्या है, इंडियन, मैं चलो बोल देता हूं जैसा बोलना चाहिए। इंडियन और पाकिस्तानी का मसला क्या है, इंडियन पाकिस्तानी जब जब स्क्रूटनाइज होता है, इंटेरोगेशन में आता है FBI की, तो उसको पूछते हैं कि क्या किया, वो बोलते हैं दादी के पर्स से 5 साल की उम्र में 5 पैसे चुराए थे। ये इंडियन पाकिस्तानियों का बड़े बड़े तवंगर बोले हैं, मैंने खुद देखा हुआ, ये सारी जिंदगी देखा, 30 साल जिंदगी के देखे मैंने यही। जब इंडियन पाकिस्तानी आता है वो बोलता है मैंने जो है वो 4 साल की उम्र में चड्डी चुराई थी, वो बोलेगा। इंडियन पाकिस्तानी का ये बड़ा मतलब, ये गैंगस्टर नहीं होते हैं, एक नंबर फट्टू बुजदिल लोग होते हैं। सो उनको पता है इंडिया को कि अगर हमने हैंड ओवर कर भी दिया, तो ही गोना कन्फेस टू, वो पूरी कहानी बता देगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था, वो इंडिया के हक में तो है नहीं। लिहाजा भारत माता के, पता नहीं किसकी माता है, इसकी माँ की डैश, तो उसमें तो होता नहीं है ये, उसमें इसको आगे पीछे कर देंगे। कामरान भी, आपने पहले भी बताया था कि अमेरिकन जेल में जो पाकिस्तानी या इंडियन जाते हैं वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते, वो किसी की गर्लफ्रेंड बनकर रहते हैं। तो अब निखिल गुप्ता का उस जेल में क्या हाल होगा? उसका निखिल गुप्ता का नाम निकी हेली होगा, निकी डार्लिंग, लिपस्टिक लगाए घूमेगा ये निका। उसको स्कर्ट पहनाएंगे, ये वहाँ मिलता है सब कुछ, वो वहाँ दर्जी होता है, स्कर्ट सी भी देता है वो। तो ये निकी जो है, निकी हेली होगी, किसी, देखिए, पुट द जोक्स असाइड, लेट मी बी सीरियस, क्यों होता है ये जेल, अमेरिकन जेल सिस्टम चलती है गैंग्स पे। गैंग्स कौन से होते हैं, ब्लैक, काला, सबसे पहला कार्ड जो होता है वो आपका लोकल ब्लैक कार्ड होता है, जिनकी अक्सरियत होती है। नंबर 2, हिस्पैनिक गैंग्स, जिसमें कई तरह के, सरानियोस भी है इसमें, लाओंदा है इसमें, लातिन किंग्स हैं इसमें। फिर आपके आते हैं गोरे, आर्यंस ब्रदर, वन ऑफ द मोस्ट विशियस कलर बेस्ड ग्रुप, हेल्स एंजल, ये सब इनकी सिस्टर कंपनीज, हेल्स एंजल वगैरह वगैरह, ये सब अंडर वाइट सुप्रीमेसिव आते हैं, नाजी निशान बना होता है। अब एक निकल गुप्ता goes in a jail. Is he white? No. Is he black? No. Is he Hispanic? No.
Do he speak Spanish? Now he could have survived if he speaks Spanish. He didn't speak Spanish either. Where are you gonna go? एक दो तीन, अगर आपको रहना कहां पर है, आप ब्लैक सेल में रहेंगे, यू गोना बी दिस बिच. आई थिंक इंडियंस लाइक वाइट गाइज बेटर. I think I've seen Indian girl in the most Patel girls like black guys, but I think Patel guys like white guys. So he be more than likely Marian brothers के साथ रहेगा. लेकिन वो किसी न किसी को आपको क्योंकि हैंड चाहिए होता है ना, अदरवाइज एक तो और चीज भी होती है उसके लिए, खाना वाना भी, जो सफाई करना ये भी करना पड़ता है. यानी बाकायदा हाउसवाइफ होगा ये. फॉर 30-30 years ऑफ हिज लाइफ इज गोना बी समबडी, से किसी की बीवी बन के रह रहा होगा. सफाई से लेके उसकी लॉन्ड्री करना, मोजे धोना, अंडरवेयर धोना, उसके बाद फिर रात को जो है वो बीवी वाले को कदा करना, वो पूरे काम इसने करने हैं. एंड दिस द इंडियन, मैंने नहीं देखा आज तक कोई इंडियन को सर्वाइव करते हुए प्रेजेंट, अनलेस एक और होता है आप सैलरी कन्फाइनमेंट मांग लें. लेकिन वो 30 साल सैलरी कन्फाइनमेंट मतलब आपको 30 साल इतने से डब्बे में रहना पड़ता है. वो कोई रहता नहीं है. बोलते हैं बाहर कम से, उसमें खाना भी खराब होता है, डब्बे डब्बे से फेंकते हैं वो. सो मोड ऑफ सर्वाइवल, समबडीज निकी हेली. कामरान भी आज से 2 साल पहले कनाडा में इंडिया के गंदे काम बेनकाब हुए. ये बात साबित हुई कि किस तरह से रॉ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के जरिए कनाडा की सरजमीन पे कैनेडियन शहरियों की असैसिनेशन करवाती है. और इस केस में भी एक कैनेडियन शहरी जो कि सिख थे, उनकी असैसिनेशन की वीडियो निखिल गुप्ता ने उस अंडरकवर एजेंट को हिटमैन समझ के भेजी, जिसके बाद ये सारी कहानी खुली. अब पूरी दुनिया के सामने इंडिया की पोल खुल चुकी है. तो जो दुनिया भर में किसी भी कंट्री में जो रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं, उनके काम पर, उनकी लाइफ पर किस तरह से ये चीज़ असरअंदाज होगी और दुनिया क्या प्रिकॉशंस लेगी कि इस तरह की कार्रवाइयों से बचा जाए. अली भाई देखें, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, नॉट बरबेना बोस, अफसोस के साथ सिर्फ ये बात कहनी पड़ती है कि रॉ के एजेंट, आई मीन कोई एज सच, आई हैव नॉट सीन एनी हैवी ड्यूटी, आई हैव सीन लॉट ऑफ, जिंदगी गुजर गई. तो वी क्रॉस पैथ होता है हर एक के साथ, आपके क्रॉस पैथ होते हैं. झूठ बोलता है जो आदमी कहता है क्रॉस पैथ नहीं करता जिंदगी में. कहीं ना कहीं इतने साल अगर आप इंटरनेशनल काम करते हैं, क्रॉस पैथ करते हैं. उनकी एबिलिटी और उनके लतीफ़े, आई कैन राइट अ बुक, मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ उनके लतीफ़ों पे. लेकिन अब ये होता है कि जब दो मुल्कों में ऐसी बात हो चुकी है, एंड दो वन ऑफ द टू स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, तो अब जहां पर इंडियन की मेजोरिटी है, अब मसला ये सिर्फ लोगों का नहीं होता, अब मिडल ईस्ट में भी दे गोना कीप आई, दे कीपिंग आई ऑन, उनको पता है कि ये हो रहा है. लंदन में, इंग्लैंड, क्योंकि यूके में इनकी इनकी लोग मौजूद है वहां पर, सो वहां पर बहुत अब फिल्टर नजर से देखा जा रहा है. दे आर फिल्टरिंग कि भाई पॉसिबल एजेंट तो नहीं है, पॉसिबल प्लॉट तो नहीं, क्योंकि नो, किसी को नहीं चाहिए नॉनसेंस अपने मुल्क के अंदर, किसी को नहीं चाहिए. जीसीसी के जितने मुल्क है जहां पर ही काम करने आते हैं, नाउ दे लुकिंग एट डिफरेंट आई. अब उनको पता है कि कि पॉसिबिलिटी है कि ये कोई कमीनापन में या किसी हरामीपन में किसी में मुलविस हो सकते हैं. सो नाउ दे लुक एट इट. इसका इफेक्ट जो है वो इनके नॉर्मल क्लास को पड़ता है. नॉर्मल क्लास जो जो अब वो पहले स्क्रूटनी से नहीं गुजरते, अब उनको गुजरना पड़ता है वो स्क्रूटनी फिल्टर से. जो वीजास जो होते हैं, फ्यूचर वीजास, दे गेट इनटू डबल ट्रिपल लेयर्स से गुजरना पड़ता है. एंड दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, दैट्स हाउ इट वर्क. सो मोदी ने मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा कारनामा करने के बजाय, अली भाई ये दोनों टारगेट्स वर नॉट सच अ बिग टारगेट. मैं आपको सच्ची खुले दिल से बात बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. दे वर नॉट डूइंग यानी होता है इफेक्टिव टारगेट. इफेक्टिव टारगेट क्या होता है कि जैसे एक आदमी है, वो बीएलए का आदमी है, वो प्लॉटिंग कर रहा है आपके मुल्क के खिलाफ, और वो बैठा है अफगानिस्तान में, और वो वहां बैठ के प्लॉटिंग कर रहा है, राउटिंग दे रहा है, टारगेट्स के दे रहा है, मनी ट्रांसफर. नाउ दैट्स अ टारगेट. अब उसको अगर पाकिस्तान एयर एयर रेड करती है या कुछ करती है, इट्स वर्थ द स्क्रूटनी, क्योंकि उसको पता है कि आपको यू हैव टू अचीव दैट. वरना ये पाकिस्तान में या जैसे खैबर पख्तूनख्वा में या हमारी ट्राइबल बेल्ट के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो टीटीपी वाला है और वो प्लॉटिंग कर रहा है, मुस्तकिल हमले करवा रहा है, वो शादी हमले हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, दैट इज अ टारगेट. ये दो टारगेट है. दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे. दैट्स ऑल दे वर डूइंग. और ऐसा भी नहीं था कि इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे देखी जाती है, या इन्फ्लुएंसर हो, या लोग जो है वो सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं. नथिंग, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग. ही वाज लाउड माउथ, ही वाज शोइंग हेट, सब एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते थे. दे वर नथिंग. सो इससे पता चलता है मोदी की अकल और रॉ की कैपेसिटी. अगर किसी में अकल होती तो वो कहता कि वाई आर यू आप रिसोर्सेज एक होता है एफबीआई की जबान में या सीआईए की जबान में कहते हैं, या किसी भी डिटेल्स की जबान में कहते हैं रिसोर्सेज वेस्ट करना. दिस इज अ वेस्ट ऑफ अ रिसोर्स ना, बेसिकली यू पुटिंग योरसेल्फ इन अ हार्म्स वे.
and your whole organization plus the country plus all that. For what? For the guy जो एक टिकटॉकर ही है ना वो, बेसिकली सो मेनी वेज टिकटॉकर को क्या कर रहा है वो? अगर आप उस पर रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो इट्स अ सैड थिंग। कामरान भी आप वेल कनेक्टेड हैं, आपके पास अंदर की न्यूज़ होती है। अगर हम बात करें इस टाइम पर इंडिया के टारगेट्स हैं क्या, और रॉ की हिट लिस्ट में कौन कौन है दुनिया भर से, और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए रॉ की प्लानिंग क्या है, इस टाइम पर काम क्या कर रही है रॉ? अली भाई, टारगेट सबसे जो एग्जॉटिक टारगेट है बेसिकली पाकिस्तान और एनीबडी हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। जैसे खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग थे वो, उनका जुर्म यह नहीं था कि वो वीडियो बना रहे थे, उनका जुर्म यह था कि वो पाकिस्तान के हक में बात कर रहे थे। दिस इज देयर, यानी जिनको सजा मिली है, या जो कॉन्स्पिरेसी जो आप देख रहे हैं खालिस्तान की कि हमारे लोग हैं वो गद्दार हैं, ये वन ऑफ दोस थिंग्स। जो जो सेकंड जो टारगेट जो इनका जो अचीव करना है वो ये है कि जो भी एक, मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी इसकी, तीन कैटेगरीज बताई टोटल, एक कवर कर लिया हमने। एक वो है जो जो डी कंपनी है, जिसमें कोई भी एफिलिएशन ऑफ डी कंपनी, चाहे वो दाऊद इब्राहिम है, चाहे उसमें छोटा शकील है, चाहे उसमें टाइगर मेमन है, चाहे उसमें कोई भी ऐसा आदमी है जो अनीस इब्राहिम है, कोई भी आदमी जिसका ताल्लुक डी कंपनी से है, या चाहे वो कन्विक्ट हुआ बॉम्बे बम ब्लास्ट में, या कन्विक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा टारगेट जिसका जिसका लिंक मिलता है, तो उसके लिए ये हायर करते हैं। असैसिनेशन के लिए उन्होंने एक प्लॉट हायर किया। नंबर दो वो लिस्ट है जो लश्कर तैयबा हो गया, हरकतुल मुजाहिदीन, या कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कश्मीर से लिंक करती है। अब कीप इन माइंड, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, यानी ये वो चीज़ें हैं जो कश्मीरी अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे उनके। तो अगर उनका कोई भी टारगेट ऐसा वो पाकिस्तान में अगर है, तो कोई अगर उनको पता चलता है तो दे ट्राई टू असैसिनेट। इनमें एक नाम मैं आपको लेता हूँ, आमिर सरफराज, इस आई थिंक तंबा, नाम तंबा बुलाते थे उसका। 2011 में उनको यू नो उनका मर्डर हुआ। ये वही शख्स है जिसने इंडियन जासूस सरबजीत पर जेल में हमला किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक और नाम देता हूँ, बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का मर्डर थे, जिनको रावलपिंडी में 2023 में इनको शहीद किया गया। आपको पता नहीं, बशीर अहमद साहब का नाम बड़ा बड़ा नाम। जहूर मिस्री, जो ये 1999 में 81, आपको पता वो जो इनको 2022 में कराची में असैसिनेट किया गया। तो एक दिस अ लॉन्ग लिस्ट, प्रॉब्ली एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये वो टारगेट्स हैं कि जिनके लिए इन्होंने लोकली जिस जिस तरह की, इट वर्कड, आई मीन, सो मैं बता रहा हूँ कि इट वर्कड, क्योंकि पाकिस्तान में इट्स इजियर टू अचीव अ टारगेट। पाकिस्तान के लिए इंडिया में टारगेट करना बहुत आसान है, इस तरह इंडिया के लिए उनकी जबान एक है, नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड कनाडा, जस्ट फॉरगेट दैट फॉर अ मिनट। सो इन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान से लोगों को, और पाकिस्तान के बाहर ऐसे ममालिक में जहां पाकिस्तानी अप्रोच कर सकते हैं, यानी जाहिर बात है, अगर आप अमेरिका में किसी पाकिस्तानी को कहेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान चले जाओ, तो पागल कभी भी नहीं जाएगा यानी किसी असैसन करने के लिए, यू नॉट गोना डू इट, क्योंकि वहां पे जो एक डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। लेकिन इफ यू वर्सेस यू डू इट इन सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट में, कोई आदमी लेबर में काम कर रहा है, कोई इस तरह के काम कर, उसको बोलने का नहीं, उसकी वही यू नो 2-5 हज़ार 50,000 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाता है वो महीने का, बहुत बड़ी बात है अगर वो कमा ले तो। 50,000 रुपये अगर वो कमाता है, आप उसको बोलने मतलब 5 लाख रुपए देता हूँ तो मैं ये काम कर दे। अच्छा, ये इनका एक तरीका वारदात ही है कि ये अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करते रॉ, ये नहीं कहते कि हम रॉ के लिए काम करते हैं या हम असैसिनेशन प्लॉट है या कुछ नहीं, ये कहते हैं हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान में फला आदमी से। दे ऑलवेज कम आउट एज टू बी अ दुश्मन। इन से कहेंगे मेरी दुश्मनी है और मुझे दुश्मनी, उसको फ्रंट पे कोई 10-20-50 हज़ार रुपए दे भी देते हैं, यानी फ्रंट पे 50,000 रुपए लाख रुपए दे दिए कि बोलो बाकी 4-5 लाख जो बाद में तुम्हें दे देंगे, तुम गो किल समबडी, तुम्हें बता देंगे। अब इनके पास इंटेल तो होती है, आई मीन दे नो व्हाट्स दे डूइंग। सो इंटेल होती है कि हम टारगेट की इंफॉर्मेशन दे के दे सेंड गाइस एंड दे डू इट ऑल द टाइम। बाकायदा एक रेट लिस्ट इश्यू हुई है मेरे पास, पड़ी हुई है वो लिस्ट, जिसमें बाकायदा नाम के साथ प्राइस लिखी हुई है। यानी मैं उसकी बात नहीं कर रहा ऑफिशियल जो रॉन है, यानी या इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने, उस लिस्ट को जो जो ये आपस में जब बात करते हैं तो वो लिस्ट पे एक प्राइस होती है कि कितना 2.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन, मिलियन, यानी प्राइवेट असेसन को देने के लिए कि कितना देना है या कितना करना है। तो वो दैट्स अ सेपरेट लिस्ट। वो इतना ऑर्गेनाइज, या इतना मोदी के दौर में रॉ ने स्टैब्लिश कर लिया उसको
कि नाउ दे इशू अ लिस्ट, आई मीन इनके जो ऑपरेटिव्स हैं जो रिक्रूट करते हैं, देयर मेनी रॉ, ऑफ शूट या इन शूट, वो अप्रोच करते हैं। उनको पता होता है कि एक इलाके में एक आदमी है, वो लड़ाई झगड़े वाला है थोड़ा, उसमें ही हैव सम इश्यूज, ही कैन डू इट, केपेबल ऑफ डूइंग इट, गाइस बिग स्ट्रांग, ये और प्रोफाइल नहीं देखते, एंड देन दे हायर हिम टू बी, ये उसको इतने पैसे ऑफर कर देते हैं। सो ये बहुत ज्यादा काम दे आर डूइंग इट। कराची इन्होंने काफी कोशिश की लोगों को भेजने की, दे अचीव सम ऑफ द थिंग्स, लेकिन ये कुछ लोग पैसे भी खा के भाग गए। मुझे पता है कि कई दफा ऐसा हुआ कि लोगों ने पैसे ले लिए जाने के लिए, नोबडी एवर डिड, लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। ऐसा हुआ है कि इनके बहुत ज्यादा, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल टुक द मनी एंड गए नहीं। लेकिन देयर इज पीपल हु आल्सो टेक इट, एंड दे आर सम इडियट्स आउट देयर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में होते हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, और उनका काम सिर्फ मुखबिरी करना होता है, उनको मुखबिरी के पैसे मिलते हैं। और कुछ बहुत सीरियस किस्म के ऐसे ओहदों पर भी फाइज हैं जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं। यानी ऐसे भी लोग हैं जो, आप काट दीजिएगा, आपको काटना हो तो मेरे पास तो डायरेक्ट इंटेल है, कि जो इंफॉर्मेशन बेचते हैं बाकायदा तौर पे फॉर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी, के अभी ये हो रहा है यहाँ पे, ये फाल आदमी की मूवमेंट कहाँ पर है, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू दैट पर्सन, एंड आई हैव सीन, आई हैव हर्ड द फर्स्ट हैंड कि यहाँ इस पर्सन की मूवमेंट ये हो रही है, मूवमेंट ये चल रही है, एंड दे ऑफर हिम मनी, इट गोज ऑन ऑल डे लॉन्ग। सो not my job but somebody else's job to उसको इंटरसेप्ट करना ही मेरी जॉब नहीं है, किसी और की जॉब है ये। ऑफ कोर्स आई एम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मैं कोई किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन ये कि जिनकी जॉब है, दे डू अ बेटर जॉब, दे शुड नो के इट गोज ऑन इन दैट पार्ट, दे शुड नो। कामरान भी, अब भारत का दुश्मन मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम, उनको टारगेट करने के लिए रॉ ने क्या रेट रखा हुआ है? अली भाई, $1.5 million US, $1.5 million टू असैसिन। कामरान भी, 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी, उनके बारे में इंडियन मीडिया हु हा करता रहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि शहजाद भट्टी जो कि भारत का दुश्मन है, लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मरवा दिया। शहजाद भट्टी इस टाइम पर जिंदा है, मेरी उससे बात भी हुई। अब शहजाद भट्टी के पीछे इंडियन एजेंसी पड़ी क्यों हुई है और उनका पूरा प्लान क्या है, किस तरह से उसे टारगेट कर रहे हैं? शहजाद भट्टी इज मोर ऑफ अ हाइप अली भाई। देखें, मुझे बहुत मुश्किल पड़ती है बात करना बगैर गाली दिए या बगैर बदतमीजी किए, या वैसे ही जिक्र निकलते हैं तो। अली भाई, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं होती। सिविलाइज दुनिया में नहीं होता, नाच गा के रिक्रूटिंग नहीं होती कहीं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। बहुत सीरियस मसला है ये। और एक गैंग दूसरे गैंग को मैसेज भेज रहा है वहां से कि तू मेरे पास आ जाओ, तेरी बहन वो वॉर चली हुई है। दिस इज बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा लगता होगा बच्चों को जो देखते होंगे, लेकिन मेरे जैसा कि मैच्योर आदमी, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई जिंदगी में ये काम करते हुए, तो मुझे हंसी आती है। सो आई जस्ट डोंट पे इट नो माइंड, चाहे वो कोई सा भी हो। मीन शहजाद, बट ऑल हैट्स ऑफ टू हिम, जो वो कर रहा है, आई मीन ऑल पावर टू हिम, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद समथिंग सीरियस, समथिंग सीरियस वर्थ मेंशनिंग। जहां तक बात है, उसने यू नो कुछ उसके क्लेम्स हैं, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बिकॉज उसको कोई क्लेम है बस वो। um, उसने कुछ लोगों को कुछ ऑफरें की रिक्रूट करने के लिए, बिश्नोई के साथ किया या कुछ भी किया, उसका मामला, दैट इज अ राइवरी बिटवीन व्हाटएवर। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ का इसलिए बाइस बनती है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ ये खेल तमाशे होते नहीं है। यू डोंट बी लाउड, ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ना किसी बुक्स में होती हैं, ना किसी पेपर्स में होती हैं, ना कि आप इंटरनेट पे आके जो है वो ढोल बजा बजा के असैसिनेशन क्लेम शुरू कर दें, या सेंडिंग समबडी अ थ्रेट ऑन इंटरनेट। सवाल ही नहीं पैदा होता। सो इट डोंट गेट डन दिस वे। सो उसको शहजाद की जहाँ तक बात है कि वो उसको कहते हैं कि ये ही हैव समथिंग डू विद आईएसआई के बिहाफ पे काम करता है, ये करता है, और उस एक गीत गाटना हिट, ऑल्दो ही हैव अ मर्की पास्ट, ही इज अ गैंगस्टर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ही इज अ गैंगस्टर, बट स्टूपिड ड्राइवरी, टिकटॉकिंग, आई मीन अली भाई, आई रादर नॉट से थिंग्स, क्योंकि मेरा कैलिबर नहीं है। कामरान भी, अब शहजाद भट्टी के पीछे इंडियन एजेंसी रॉ है या लॉरेंस बिश्नोई है? और शहजाद भट्टी जैसे लोग जो पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इस्लाम की बात करते हैं,
क्या इंडियन एजेंसी रो जो है वो इन तमाम लोगों को टारगेट पे रखे हुए? अली भाई, लॉरेंस बिश्नोई ही उसके पीछे है। दैट इज द प्रॉब्लम। रॉ पीछे पड़ जाए तो क्या कर लेगी? मेरे पीछे पड़े हैं, व्हाट दे डू? दे कैन डू नथिंग, कैन डू नथिंग। दाऊद के भाई के पीछे, दाऊद के पीछे अरसा हो गया उनको पड़े हुए, क्या हो कर लिया उन्होंने? कुछ हुआ? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते, बातें कर लेते। जहां तक बात है बिश्नोई गैंग की, तो बिश्नोई गैंग भी गैंग, अब उसको जब अपने आप को आदमी खुद गैंग करना क्लेम कर दे तो फिर उसको गैंग कहना बड़ा तकलीफ दे के बायस होता है किसी इंसान के लिए। और बिश्नोई गैंग, और किसने कहा? बोला मैं कह रहा हूँ, बड़ी मुबारक हो आपको। इस तरह यही ऐसे ही बात है कि कोई आदमी कहे कि तबला नवाज उस्ताद फलां फलां खान, बोला आपको उस्ताद किसने? बोला मैं कह रहा हूँ, सेल्फ क्लेम मैस्ट्रो, सेल्फ क्लेम मैस्ट्रो। तो अली भाई, जब ये गैंग अपने आप को खुद गैंग कहलवाना शुरू कर तो फिर अल्लाह ही हाफिज उस गैंग का। लोग रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए इटालियन माफिया को खुद नहीं वो इटालियन माफिया कहते थे, उन्होंने नहीं रखा था नाम अपना इटालियन। ये अमेरिकन, FBI ने उनको नाम दिया इटालियन माफिया ऑर्गेनाइज क्राइम। नहीं, वो लोग जब बोले गैम्बिनो क्राइम फैमिली, बोले व्हाट गैम्बिनो, आई डोंट नो एनी गैम, बट अदर पीपल जब दूसरे लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, वो रिकग्निशन होती है, नॉट क्या आप अपने आप को बोले मैं रोलर बिश्नोई गैंग, बोला मुबारक, नॉट हार्ड वर्क। सो आंसर योर क्वेश्चन विद दर्द के साथ कि वो बिश्नोई गैंग, और वो भी बढ़ के इंटरनेट पे ही हो रही है वो। इनके पास और सच्चाई के साथ अगर कहा जाए तो उनके पास ऐसे कोई सर्वेलेंस इक्विपमेंट तो नहीं है ना कि वो कोई टेल रख रहे हो, या कोई उनके पास लोग जा रहे हैं कि जैसे होता है स्पाई वर्ल्ड में कोई टेल गेटिंग चल रही है, उसको जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं अकाउंट, और ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, नॉट हाउ इट वर्क, राइट? वो सोशल मीडिया पे एक बात करता है, और तेरी भैन नो, और तेरी भैन नो, दिस इज व्हाट इट इज, मीन गुड लक। कामरान भी, आप रॉ की हिट लिस्ट पर हैं और आप जिस कंट्री में हैं इस टाइम पर, वहाँ पर रॉ के एजेंट्स की प्रेजेंस है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? या इस तरह के ऐसे एजेंट्स या ऐसे लोग जो रॉ की हिट लिस्ट पर हैं, वो खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ करते हैं? अली भाई, फर्स्ट थिंग कि आप किसी को बताते नहीं है, यानी हम अपना रूटीन या किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप उसको टाइम कभी भी नहीं देते हैं, आप उसको बोलते हैं बिटवीन दिस एंड आई कॉल यू व्हेन आई एम क्लोज। सो एक तो ये तो मसल मेमोरी बनी जाती है मेरी, तो हमेशा से ही है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि अनाउंस नहीं निकलता। दूसरी बात, ये किसी को नहीं पता मैं रहता कहाँ हूँ। मेरी एक जगह होती है, फिर दूसरी जगह होती है, फिर तीसरी जगह होती है। तो यूं एक से ज्यादा रेजिडेंस रखनी पड़ती है। तो अगर आप बाज दफा आप किसी को दिखाते हैं जान के कि आप यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप वहाँ रहते नहीं हैं, आप वहाँ होते हैं पर होते नहीं है। तो ये बात आपको जान के करना पड़ता है। आई डू दैट ऑल द टाइम कि मुझे एक जो मेरी जगह है वो मेरी पब्लिक है, एक जगह जो है मेरी प्राइवेट है, और एक जगह जो है वो नॉन प्राइवेट, मतलब वो मुझे भी नहीं पता होती कि वो चेंज हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, और वो वीकली या दो बाई वीकली चेंज होती है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू लिव इन दैट स्टेट ऑफ केओस कह लीजिए उसको। और वहाँ जो 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 थर्ड लोकेशन होती है, वहां से आप फोन और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। कभी आप कहते हैं ना वीडियो कर लो, मतलब कल करूंगा, आज नहीं हो सकता। तो जब आप कहते हैं कि आप वीडियो करनी है, रिकॉर्ड करके, मुझे पता है आपको अपलोड करके भेजनी है, तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए भी रिकॉर्ड तो मैं बगैर इंटरनेट के कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अपलोड नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूँ कल करूंगा, इसलिए क्या, आई हैव टू बी एबल टू अपलोड, और मैं आपको राइट अवे अपलोड करके फिर आई डिसअपियर। सो दिस इज हाउ यू लिव। तो ये तो आदत बन जाती है आपकी। यू हैव टू सर्वाइव। आपको पता है कि अगर यही तरीका है आपके सर्वाइव करने का, वरना टेल लगी रहती है, मुंह में पता चल जाता है कि टेल है नहीं है। मुझे पता होता है मार्केट में, मार्केट से भी खबर मिल जाती है कि कहाँ टेल है, कौन क्या है, किसके क्या कीड़ा हो रहा है। और एक इंडिया ही नहीं, और भी लोग हैं, कुछ दोस्त भी हैं, कुछ दुश्मन भी हैं। तो क्या कहें, जिसका जहां बस चलता है वो करता है। सो बट आई एम बेटर देन देम। मुझे पता है कि हाउ गुड आई एम, मुझे अपनी कैपेसिटी पता है, और उनको भी पता है ये बात। और उनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि चाहे वो दोस्त वाले मुल्क के हों या दुश्मन मुल्क के हों, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग। उनको मेरी कैपेसिटी का आइडिया है कुछ हद तक। ज्यादा पूरा तो नहीं पता हर एक को कैपेसिटी मेरे, लेकिन कुछ हद तक पता है उनको कि व्हाट इज केपेबल ऑफ डूइंग। तो वो अगर कोशिश करते भी हैं तो बहुत डर डर के करते हैं। अगर वो किसी को लेके भी आते हैं तो वो इतना खुल के नहीं आ सकता सामने। उसके अंदर एक खौफ रहता है। लेकिन लोग लोकेशन लॉक कर लेते हैं, बहुत से बहुत ये कर लेते हैं, ट्राई टू गेट इनटू द अकाउंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको पता है फिर व्हाट आई विल डू टू देम एवरीवेयर। क्योंकि फिर देखें, एक इसकी डाउन साइड भी है अली भाई। अब आप मेरे घर के कचरा दान में आपने एक बार कचरा डाल देंगे, आपको बोलूंगा उठा लो,
आप दूसरी बार डालेंगे मैं आपको वार्न करूंगा, तीसरी बार आई विल नॉट। अंग्रेजी में कहते हैं फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो दे हैव समथिंग टू थिंक इज लूज टू। कोई भी ऐसा आदमी जो मुझे ट्राई करता है, चाहे दोस्त मुल्क हो, दुश्मन मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, पड़ोसी मुल्क हो, फलाना मुल्क हो, अगर कोई ट्राई करता है, आई डोंट हैव टाइम, मेरी एक लाइफ है, आई एम लिविंग अ लाइफ। लेकिन अगर वो मुझे रोजाना एक आदमी उंगली करता है, सो मुझे भी पता है ना उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्दो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बट आई हैव रिसोर्सेज अवेलेबल, मेरे पास रिसोर्सेज तो हैं, तो मुझे पता है व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग टू देम, क्योंकि उनके भी ऑपरेटिव्स हैं ना, थाईलैंड में भी हैं, यू डोंट वांट टू मेस विद इट। मुझे पता है कि उनके ऑपरेटिव्स कहाँ ऑपरेट करते हैं, एवरीबडी नो इट, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। सो अगर मैं अपनी लाइफ का मकसद ये बना लूँ, आप तो रोज मुझे तंग करेंगे और मैं नहीं जी पा रहा हूँ अपनी लाइफ, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको अपनी लाइफ का मकसद बना लूंगा। यू नेवर वांट दैट, यू डोंट वांट अ पिस्ड ऑफ कामरान फरीद और पिस्ड ऑफ एजेंट आफ्टर यू, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, हाउ वुड यू एवर नो व्हाट आई एम डूइंग। सो फिर मैं आई एम गोना गो एंड रीच योर टारगेट्स एवरी डे एंड आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल एंड इट्स गोना हर्ट। सो इनको भी ये बात पता है कि कितना हद तक छेड़ना है, किस हद तक नहीं छेड़ना, दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट टू। कामरान भी, लास्ट सवाल मेरा आपसे, जब हम ये पॉडकास्ट अपलोड करेंगे, जब लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो ऑडियंस लाजमी ये सवाल पूछेगी कि कामरान फरीदी भी तो हिटमैन था, कामरान फरीदी ने CIA या FBI के लिए ऐसे काम किए होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी भी हिटमैन के तौर पर काम किया, कभी किसी को हिटमैन के तौर पर एलिमिनेट किया, अमेरिका के लिए या किसी और एजेंसी के लिए? I'm not a hitman, Ali, but I'm never a hitman. I'm not assassin. I'm an agent. मेरा काम ये नहीं है, वो जो हिट स्क्वाड होती है वो बिल्कुल अलग किस्म के लोग, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, क्योंकि वो आप एक एक साथ दो काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को पता नहीं, मूवियां देखी हुई है ना बच्चों ने, दे आर लर्न फ्रॉम द मूवीज। सो ये ऐसा होता नहीं है कि आप, यू कैन नॉट बी टू इन, हाँ यू कैन टेक अ ह्यूमन लाइफ, ऐसा नहीं है कि अ पर्सन नॉट केबल ऑफ टेकिंग अ ह्यूमन, एवरीबॉडी। आप पे मुश्किल आ जाएगी, आपके घर में कोई कल आदमी कूदा है, आपके पास छुरी है या बंदूक है, यू विल टेक अ ह्यूमन लाइफ। सेम थिंग, अगर मैं फील्ड में हूं तो हमारे पास एक एक सी चीज सिखाई जाती है कि व्हेन इट कम्स टू, अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे अपनी जिंदगी बचानी है, तो मुझे किसी और की जान लेनी पड़ेगी। वी आर ऑल केपेबल ऑफ डूइंग इट, हर इंसान, मैं शायद थोड़ा ज्यादा, कुछ थोड़े कम, तो ऐसे लोग जरूर होते हैं जो दे कैन टेक अ ह्यूमन लाइफ, ऑफ एब्सोल्युटली। लेकिन एक होता है असैसन, जो यू गो आउट एंड यू टेक ह्यूमन लाइफ, दैट्स योर जॉब। ये मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब इज टू इन्वेस्टिगेट। मेरा काम इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन। वरना फिर मैं कराची में डी कंपनी जब केस कर रहा हूँ या कहीं दुनिया में कर रहा हूँ, तो वो फिर वाई एम आई नॉट टेकिंग हिम आउट, वाई एम आई वर्किंग। सो यू के आप किसी को ये भी नहीं कहते कि तू ये केस भी कर रहा था और वाइप आउट भी कर रहा है, दो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो दो अलग चीजें होती हैं। तो दे कैन से दैट, लेकिन वो जो बेवकूफ होगा उसकी, हर बेवकूफ अली भाई, हर बेवकूफ आदमी के जवाब का अगर मैं देना शुरू कर दूं तो फिर तो यही करता रहूंगा, मैं बेवकूफों का जवाब देता रहूंगा। अकलमंदों के जवाब सवाल कम होते हैं, क्योंकि अकलमंद जो है वो रीड बिटवीन लाइन, ये फर्क होता है अकलमंद और बेवकूफ में। अकलमंद रीड बिटवीन लाइंस कर लेता है, उसको पता होती है। सवाल किसके ज्यादा होते हैं, बेवकूफ के, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो बेवकूफी वाली बातें करता है। तो एक आंटी मुझे लिख रही है, वो बता रहा हूँ, आप एक, अब इस अकल देखिए, एक खातून है, बहुत अगली सी खातून है, छोटे छोटे बाल है उसके, अजीब व गरीब लगती है, देख डरावनी है। उफ, फ्रेडी कुगर की अम्मी है वो मुझे हमेशा लिखती है, यू आर अ मुसाद एजेंट, मुझे कहती है तो मुसाद के एजेंट हो। नाउ द आंसर इज, अब आप लोग अगर ये कोई बोला हाँ यार ये तो मुसाद का एजेंट है, कोई भी आदमी अगर मुझे कहता है तो मुसाद के एजेंट हो या CIA के एजेंट हो या बांग्लादेश के एजेंट हो, उससे एक सवाल मेरा ये बनता है, हाउ डू यू नो दैट, हाउ डिड यू अक्वायर दैट इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास मुसाद की आर्काइव है, क्योंकि ये चीजें तो एजेंट की लिस्टिंग तो नहीं लगी हुई दीवार पे कि मोहम्मद फीका, मोहम्मद शीदा और मोहम्मद टल्ली की जो है ये वर्किंग आवर्स ये हैं, देयर इज नथिंग इन अ वॉल। इसका मतलब ये कि एजेंट नो एन एजेंट, सो इसका मतलब अगर आप मोसाद के लिए काम कर रहे हो, दैट्स द ओनली वे यू कैन टेल कि कामरान फरीदी वर्क फॉर मोसाद, देयर इज नो अदर वे। अगर मैं किसी कहता हूँ ये ISI का एजेंट है, हाउ डू आई नो ISI का एजेंट है, देयर इज नो वे, अनलेस अंटिल आई वर्क फॉर ISI, देन आई नो कि ISI का एजेंट है। और फिर भी दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, बट देयर इज वेज टू फाइंड आउट। सेम थिंग विद CIA, आप CIA का एजेंट या CIA के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, यस, हाउ डू यू नो, हाउ डिड यू अक्वायर, इंग्लिश में कहते हैं हाउ डिड यू अक्वायर द इंफॉर्मेशन। और एक और मेरा सबसे फेवरेट जुमला है अंग्रेजी का इन लोगों के लिए, व्हाट इज योर
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डोंट टेल मी कि वो आपका दिमाग है, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग होता तो आप ऐसी पागलों वाली बातें करते ही ना। सो रिवील how did you come up to that conclusion, and I'll laugh at you all day long. So Ali bhai, no, I'm not an assassin. I don't kill people. That is not my job. Have I hurt anybody? Maybe I hurt somebody's feeling once. I hurt people's feeling all the time. I tell them, "Hey, बेवकूफ का बच्चे, हो चुतिया." Yeah, I hurt people's feeling. I mean, a girl called me, I told her how dumb she is. So I hurt people's feeling. That's what I do. I'm not a customer service business, but I'm not an assassination business at all. Never was, never will be, not my thing. ये उनके लिए होता है जो assassination business वो होते हैं जिनके पास ये नहीं होता. You can't do this, then you can't do that. An assassin cannot give you case details for 2 hours briefing or debrief. तो 4 घंटे की आपको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता. They're not capable of doing that. उनके पास वो कैपेसिटी या काम नहीं है. You cannot talk about that for hours. You can only talk about I went in there, I pulled the trigger, I walk out. ये एक ही लाइन है उसकी. That's a one liner. They cannot say they conduct this interview, they went there, that's what happened, they went to climb this much. They don't have the line of sequence नहीं होती उसके पास. I hope you understand. दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने बताया कि रॉ का हिट स्क्वाड किस तरह से काम करता है. अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं.